एक गांव में श्रुति नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। श्रुति के बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो जहाँ भी जाती थी सभी उसके बालों की बहुत प्रशंसा करते थे। माँ, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जा, और हाँ, जल्दी आ जाना। जी माँ, ठीक है। श्रुति बाजार सामान लेने आती है और तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त नैना और माला मिलती है। कैसी है श्रुति? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। श्रुति, कल से तो गर्मी छुट्टी खत्म हो रही है और हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं। तूने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैंने तो सब कुछ खत्म कर लिया है। वाह, चलो अच्छा है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। माँ ने कहा था जल्दी घर आने के लिए। ठीक है, जाओ, कल स्कूल में मिलते हैं। श्रुति घर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल पहुँचती है। स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था। श्रुति, तू भी इसमें भाग लेने वाली है क्या? हाँ, मैं भी डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। क्या तुम लोग भी इसमें भाग लेने वाली हो? हाँ, हम तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, इसलिए हम इसमें भाग लेकर ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रुति डांस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है और डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तुम्हें क्या लगता है श्रुति डांस कंपटीशन जीत पाएगी? जीतेगी कैसे? उसे तो डांस करना ही नहीं आता। तुम चिंता मत करो, वो नहीं जीत पाएगी। श्रुति दिन रात डांस की प्रैक्टिस किया करती थी, मगर नैना और माला इसी घमंड में थी कि उन्हें डांस आता है और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। डांस प्रतियोगिता वाला दिन आता है। श्रुति, तुमने तैयारी कर ली अच्छे से? हाँ, मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सभी डांस परफॉर्मेंस पूरे हो जाते हैं। श्रुति को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है और डांस कंपटीशन में विजेता बनाया जाता है। ये कैसे हो गया? पता नहीं वो जीत कैसे गई। नैना और माला इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और श्रुति से मिलने नहीं जाती है। अब से मैं श्रुति से बात नहीं करने वाली। हाँ, मैं भी नहीं करूँगी। मेहंदी कंपटीशन होने वाला था। इस कंपटीशन में मैं जीतूंगी या तुम, मगर उस श्रुति को नहीं जीतने देंगे। इस बार भी कंपटीशन श्रुति ही जीती है। ये क्या हो रहा है? वो श्रुति सारी कंपटीशन जीत रही है, हम सिर्फ उसे इनाम लेते देख रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब नैना और माला को श्रुति से बहुत जलन होने लगती है, इसलिए वो दोनों कभी उससे बात नहीं किया करती थी। पता नहीं माला और नैना को आजकल क्या हो गया है। वो कभी मुझसे बात ही नहीं करती है। उनके पास बात करने जाती हूँ, फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। कुछ महीने बीत जाते हैं। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। माला, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम श्रुति को नहीं जीतने दे सकते हैं। हाँ, मगर कैसे? एक काम करते हैं, उसे गंजा कर देते हैं। गंजा होने के बाद वो अपने बालों के दुख में ही रोती रहेगी। तब तक हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। ये सही रहेगा, मगर ये होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस एक काम करो, श्रुति को मेरे घर लेकर आओ। माला श्रुति के पास आती है। श्रुति, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को क्या हुआ? आजकल मुझसे बात ही नहीं करती हो। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें व्यस्त रहती हो। अच्छा छोड़ो ये सब और मेरी बात सुनो। आज नैना ने हमें खाने पर बुलाया है, चलो। क्या? मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। श्रुति तुरंत माला के साथ नैना के घर आती है। अरे श्रुति, तुम आ गई? आओ बैठो। वैसे मैं मालिश कर रही हूँ। आओ, मैं तुम्हारी मालिश भी कर देती हूँ। इसके बाद हम खाने चलेंगे। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ क्यों देना? इसमें तकलीफ जैसी कौन सी बात है? आओ बैठो। नैना तेल लगाकर श्रुति के बालों की मालिश कर देती है। हाँ चलो, अब ठीक है। अब हम चलकर खाना खा लेते हैं। सभी पेट भरकर भोजन कर लेते हैं। इसके बाद श्रुति अपने घर आ जाती है। वाह, क्या तरकीब निकाली तुमने। उसके बालों की मालिश कर दी। क्या इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई थी कि तुम उसकी मालिश कर सको? अरे तुम भी ना एकदम मूर्ख हो। जिस तेल से मैंने उसकी मालिश की है वो तेल कोई आम तेल नहीं है,
उस तेल से मालिश करने से सारे बाल उड़ जाते हैं और इंसान गंजा बन जाता है। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। श्रुति घर आती है और बाल झाड़ती है। अरे, आज तो बहुत बाल निकल रहे हैं। इसी तरह पूरे दिन उसके बाल झड़ते हैं और अगली सुबह तक श्रुति गंजी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गंजी कैसे हो गई? श्रुति बहुत रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। अरे श्रुति बेटा, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ गए? तो गंजी कैसी हो गई? पता नहीं माँ, ये सब कैसे हो गया? आपको पता है, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैं गंजी होकर वहाँ कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, इस बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तो भाग मत लेना। और ये ले, टोपी पहन ले। श्रुति टोपी अपने सर में लगा लेती है। ज्यादा दुखी मत हो, कुछ ही महीने में तेरे बाल वापस आ जाएंगे। अब चुप हो जा और जा बाजार से सब्जी लेकर आ जा। ठीक है माँ। श्रुति टोपी लगाकर सब्जी लेने आती है। नैना और माला तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो श्रुति को गंजा देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो देखो माला, श्रुति गंजी हो गई। हाँ, हमारी योजना काम कर गई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती है। श्रुति उदास होकर बाजार आती है और सब्जी लेकर वापस घर आती है। माँ, कल ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और उसमें मेरा भी नाम है। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? अरे तू इतनी दुखी क्यों होती है? मैं तेरे साथ चलूंगी और बात कर लूंगी। श्रुति उदास होकर शाम के वक्त अपने घर के पीछे आकर बैठ जाती है। कोई ना कोई तो वजह होगी जिस वजह से मेरे बाल उड़ गए। उस दिन मैं नैना के घर गई थी और उसने मेरे सर की मालिश भी की थी। उसके बाद ही ये सब हो गया। क्या इसमें नैना और माला का हाथ है? श्रुति यही सोच रही थी, तभी एक पेड़ पर उसे एक खूबसूरत तितली दिखाई देती है। जैसे ही श्रुति उस तितली को पकड़ने जाती है, तितली उड़ जाती है। श्रुति तितली का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक जंगल में आ जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? तभी वापस से श्रुति को वही तितली दिखती है। इस बार तितली एक विशाल पेड़ पर बैठी थी। श्रुति तुरंत वहाँ जाती है और उस तितली को पकड़ लेती है। वाह, मैंने पकड़ लिया इसे। श्रुति जैसे ही अपने हाथ खोलती है, वो तितली एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। ये देख श्रुति हैरान रह जाती है। वाह, तुम तो कमाल की बच्ची हो। आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया और तुमने मुझे पकड़ लिया। ये तो कमाल की बात है। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। अब जबकि तुमने मुझे पकड़ लिया है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। ये सुन श्रुति अपनी टोपी हटाती है और परी से कहती है, मैं गंजी हो गई हूँ और मुझे कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। अब मैं गंजी के रूप में तो वहाँ नहीं जा सकती। कृपया आप मेरे बाल पहले जैसे कर दीजिए। बस इतनी सी बात। ये लो जादुई कंघी। इस जादुई कंघी से आज रात अपने सर पर 1-2 बार कंघी करना। वापस पहले की तरह ही तुम्हारे बाल आ जाएंगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति वो कंघी लेकर घर आती है। रात के वक्त वो उस कंघी का इस्तेमाल करती है। कंघी का इस्तेमाल करते ही कंघी गायब हो जाती है और सुबह तक श्रुति के सर पर घने और खूबसूरत बाल आ जाते हैं। ये देख श्रुति बहुत खुश होती है। वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। श्रुति फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती है। उसके घने और खूबसूरत बाल देख माला और नैना हैरान रह जाती है। ये कैसे हो गया? श्रुति उस कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। नैना और माला इस बात से परेशान थी कि श्रुति के बाल पहले जैसे कैसे हो गए। एक दिन माला नैना के घर पर बैठी थी और बातें कर रही थी। माला, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। ला, मैं तेरे सर में मालिश कर देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तेरे सर पे मालिश कर दूंगी। गलती से नैना वही तेल का बोतल उठा लेती है जो उसने श्रुति के ऊपर इस्तेमाल किया था। वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छी मालिश की है। अगले दिन तक दोनों के बाल उड़ जाते हैं और वो दोनों भी गंजी हो जाती है। माला,
शायद गलती से मैंने वही तेल इस्तेमाल कर लिया जो हमने श्रुति पर किया था। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? दोनों वापस श्रुति के पास आती है और सारी बातें बताकर माफी मांगती है। हमें माफ कर दो। ये बताओ कि इतनी जल्दी तुम्हारे बाल कैसे आ गए? नहीं, मैं नहीं बताने वाली। और हाँ, तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, हम जानते हैं। कृपया हमें माफ कर दो और सच बताओ। बार बार पूछने पर श्रुति उन्हें सारी बातें बता देती है। चलो नैना, कहीं हमें भी वो परी मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ठीक है ना, फिर भी हम जाएंगे। दोनों उसी पेड़ के पास आती है और सारी बातें कहती है और तितली को ढूंढने लगती है। उस पेड़ पर अब चुड़ैल का वास हो चुका था। वहाँ चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन लेती है और उन दोनों के सर पर सफेद बाल ला देती है। अरे माला, तेरे सर पर सफेद बाल कैसे आ गए? हाँ, तेरे भी सर पर सफेद बाल आ गए हैं। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाती और रोती हुई वापस आती है। वापस आकर दोनों उस सफेद बाल को काटने की बहुत कोशिश करती है, मगर बाल नहीं कटता है। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और अब वो दोनों हमेशा के लिए सफेद बालों के साथ घूमती है। सुरेश अपनी बेटी कुसुम के साथ रहता था। सुरेश मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उसकी बेटी की उम्र अब शादी की हो गई थी, पर उसके काले रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन उसका पड़ोसी मदन सुरेश के घर आता है और सुरेश भैया, क्या हाल चाल है? क्या कहीं बात बनी कुसुम बेटी की शादी की? नहीं भैया, अभी कहाँ बात बनी। तुम्हें तो पता ही है कि एक तो ये गरीबी और इसका ये काला रंग। मदन सुरेश को हिम्मत देकर चला जाता है। ये सब कुसुम सुन रही थी। हे भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? कुसुम अपने काले रंग के कारण कहीं भी जाती तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। कुसुम ने इसी वजह से घर से निकलना भी बहुत कम कर दिया था। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आता है और सुरेश कुसुम की शादी करवा देता है। ससुराल में कुछ दिन ठीक से बीत जाते हैं, पर फिर एक दिन कुसुम की सास कविता की सहेली रीना आती है और अरे ओ कुसुम, सुना है मैंने कि तूने किसी काली कलूठी से हमारे राजा की शादी करा दी। मैं तो अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर और जॉब करने वाली बहू लाई हूँ। ये सब सुनकर कुसुम की सास कविता को बहुत बुरा लगता है और उसके जाने के बाद से कविता का अपनी बहू कुसुम के प्रति व्यवहार बदल जाता है। धीरे धीरे कविता कुसुम पर अत्याचार करने लगती है। एक दिन, सुन काली बहुरानी, आज शाम को तेरी ननद सौम्या आने वाली है। वो शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अब आ रही है। तू एक काम कर, बहुत सारा पाउडर लगाकर अपना चेहरा सुंदर बना ले। कुसुम सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है और दर्पण के आगे खड़ी होकर, भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। कुसुम बहुत रोने लगती है और रोते हुए अपने चेहरे पर बहुत सारा पाउडर लगा लेती है, फिर भी उसका रंग नहीं छिपता। कुसुम अकेले बैठकर थोड़ी देर रोती है, फिर अपने आप को हिम्मत देते हुए रसोई में जाकर अपनी ननद की पसंद का खाना बना लेती है। शाम होते ही सौम्या घर आती है। उसे देखकर कविता बहुत खुश हो जाती है। अरे ओ काली बहुरानी, देख तेरी ननद आ गई है, इसके लिए चाय पानी लेकर आ जा। सौम्या अपनी भाभी का ये नाम सुनकर हंसने लगती है और कहती है, माँ, ये कैसा नाम है, काली बहुरानी? तो खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। आवाज सुनकर कुसुम चाय नाश्ता लेकर बाहर जाती है। उसे देखकर, माँ, तुमने नौकरानी कब से रख ली? अब तो घर में भाभी आ गई है, तो इस नौकरानी को क्यों रखा है? भाभी घर का काम नहीं करती क्या? ये सुनकर कविता हंसने लगती है और बोलती है, ये तेरी भाभी है। अब पता चल गया मैं इसे काली बहुरानी क्यों बुला रही थी। अब कविता और सौम्या दोनों मिलकर कुसुम को परेशान करने लगते हैं। दोनों कुसुम को घर छोड़ने पर मजबूर करना चाहती थी। वो कुसुम को कुछ खाने नहीं देती और पूरे समय सिर्फ घर का काम ही करवाती।
एक दिन दोनों मिलकर सर्फ का पानी कुसुम के कमरे के सामने गिरा देती है और कुसुम उस पानी की वजह से गिर जाती है। उसे बहुत चोट लग जाती है और माँ जी, सौम्या दीदी, मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ गिर गई हूँ। दोनों आती है और हंसने लगती है। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ काली हो, पर लगता है तुम्हें दिखाई भी नहीं देता है। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाली, कहीं मैं भी तुम्हारी तरह काली ना हो जाऊं। ये कहकर दोनों बिना कुसुम को उठाए वहाँ से चली जाती है। कुसुम जैसे तैसे अपने आप को उठाती है और घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? काश मैं भी गोरी होती। तभी तालाब से एक परी निकलती है। परी को देखकर कुसुम पूछती है, आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। इस तालाब के पास आकर अगर कोई सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर देती हूँ, और तुम मुझे सच्ची लगी। कुसुम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही थी वो सच है। तभी परी उसे एक दर्पण देती है और कहती है कि ये एक जादुई दर्पण है, इसमें तुम अपना चेहरा देख लेना, तुम गोरी और सुंदर हो जाओगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी और ने इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखा था तो उसका चेहरा तो सुंदर हो जाएगा, पर तुम वापस पहले जैसे हो जाओगी। कुसुम उस दर्पण में अपना चेहरा देखती है और वो बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। घर जाकर कुसुम उस दर्पण को छुपाकर रख लेती ताकि कोई और उसमें अपना चेहरा ना देख ले। अगली सुबह सौम्या कुसुम का चेहरा देखती है और अरे भाभी, तुम इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? अरे वाह, मेरी बहू इतनी गोरी और सुंदर हो गई, अब लग रही है ना मेरे घर की बहू। अब दोनों कुसुम के साथ अच्छे से रहने करने लगती हैं। कुछ दिनों से किसी वजह से सौम्या का चेहरा बिल्कुल बदसूरत और काला हो जाता है। ये सब देखकर माँ, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये सब उस क्रीम के कारण हुआ है। मैंने तुझे कितना मना किया था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले क्या होगा। अब सौम्या कहीं बाहर जाती तो सबका मजाक बनाते। कुछ ही दिनों में सौम्या परेशान हो गई और एक दिन, माँ, मुझसे ये बदसूरत चेहरा लेकर जिया नहीं जाएगा। ये सब देखकर कुसुम सौम्या के पास जाती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं आपका चेहरा ठीक कर सकती हूँ। सौम्या और उसकी सास को कुछ समझ में नहीं आता कि कुसुम ऐसा क्यों बोल रही थी। तभी कुसुम उस जादुई दर्पण को लाती है और कहती है, दीदी, आप अपना चेहरा इस जादुई दर्पण में देख लीजिए, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। जैसे ही सौम्या उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती है, उसका चेहरा वापस पहले जैसे हो जाता है और कुसुम का चेहरा पहले जैसा एकदम काला हो जाता है। ये सब देखकर सास और ननंद दोनों हैरान हो जाते हैं और ये क्या, तुम्हारा चेहरा पहले जैसे हो गया, ऐसा क्यों? ये सब सुनकर कुसुम अपनी सास और ननंद को सारी बातें बता देती है। सब सुनकर कविता और सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कितना गलती किया और आपने मेरे लिए अपना चेहरा वापस पहले जैसे कर लिया। अब मुझे पता चला कि अगर कोई हमारा मजाक बनाता है तो कैसा लगता है। बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ तेरी सूरत देखी, तेरी सीरत नहीं। अगर कोई तेरी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करता। ये सब सुनकर कुसुम के आंख से खुशी के आंसू आ जाते हैं और तीनों गले लग जाती है और उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगती है। माधुरी ने बहुत अच्छा समय देखा था। जब तक उसके सास ससुर थे वो राज करती थी। ससुर परमेश्वर दयाल जी का देश परदेश में दूर दूर तक व्यापार चलता था। बोरों में भर भर कर पैसा आता था। इतना पैसा तो उसने अपने माता पिता के यहाँ कभी न देखा था। वो तो एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है, जब से आई है लक्ष्मी पैर तोड़कर हमारे घर में बैठ गई है। माँ जी, ऐसी बातें मत किया करिए, किसी की नजर लग जाएगी हमारे परिवार को। बड़े बेटे अमन के होने पर ससुर जी ने दिल खोलकर चांदी
और सोने के सिक्के गरीबों में बंटवाए थे। उनकी वंश बेल बढ़ाने वाला जो आ गया था। माधुरी बहुत खुश थी। सासू जी ने उसको हार और साड़ी थामते हुए कहा, बहू ये ले, तेरी ससुर जी ने तेरे लिए जड़ाव, हीरों का हार, कंगन, कान के टॉप्स और बनारसी साड़ी भिजवाई है। बहू बहुत संभल कर रखना, तेरे ससुर जी ने पहली बार हीरा खरीदा है। कह रहे थे हमारे पोते के भाग्य से इस बार मुझे कारोबार में बहुत फायदा हुआ है। उसके पति वीरेंद्र को भी व्यापार का काम रास नहीं आया। वो तो सिर्फ खर्चा करना ही जानते थे। पिता कभी समझाते तो कहते, इतना सब कुछ तो है, खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग व्यापार ही करेंगे तो नाते रिश्तेदारी कौन देखेगा। वे कई कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते। जब माधुरी का दूसरा बेटा रमन पैदा हुआ तब तो ससुर जी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। इस बार भी उन्होंने माधुरी को हीरे के जड़ाऊ, कंगन और अंगूठी भिजवाई थी। बहुत बड़ी दावत भी दी गई थी। बहू से कह दो सारे आभूषण पहनकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को लेकर बैठी रहे, उसके ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आहार्य दुर्भाग्य। उस दिन जब सभी लोग खाना पीकर खाकर जा चुके थे, सारा काम निबट चुका था, तभी घोड़े के टापों के आने की आवाज से सभी लोग थर्रा उठे। डाकुओं ने घर पर हमला कर दिया था। माधुरी को उसकी सासू जी ने बच्चों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया था। बहू, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना, बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। बाहर चीख पुकार मची थी। वो ना बच्चों को छोड़कर जा सकती थी, ना कोठरी में रह पा रही थी। वो डर से कांपती हुई कब बेहोश हो गई थी, उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब उसकी बेहोशी टूटी गया था, जो उन्होंने मुझे कारोबार में जबरदस्त घाटे के उस समय दिया था, जब अपने लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। वहां गया तो उस हवेली में कोई नहीं मिला। मैं कई सालों से आपको ढूंढ रहा हूँ। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बाबूजी का कारोबार संभाल नहीं पाई, पर आपको हमारा पता किसने दिया? हम तो कितने सालों से गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। बेटी, दिल छोटा मत करो। परमेश्वर दयाल जी की वजह से ही तो आज मैं अपना हीरों का व्यापार संभाल पाया हूँ। पैसे देते वक्त उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारा व्यापार चल निकलेगा तो मेरे पोते अमन और रमन के नाम अपने फायदे का 10% दे देना। मैंने इन 15 सालों में बहुत धन कमाया। परमेश्वर दयाल जी का ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। आज अचानक मेरी नजर उस हार पर पड़ी जो उन्होंने अपने पोते के होने पर आपके लिए मेरी ही दुकान से खरीदा था। वह हार आपने कब मेरी दुकान पर बेचा मुझे नहीं मालूम चला। मैं आप लोगों को वर्षों से ढूंढ रहा था। हाँ, कुछ सालों पहले ही मैंने उसे बेच दिया था। आखिर बच्चों को रहने के लिए, पढ़ने लिखने और खाने पीने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए था ना। उसी को बेचकर मैंने ये छोटा सा घर ले लिया था। जिस दिन से वो हार देखा है उसी दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। चलो अब तुम दोनों ही पूरा व्यापार संभाल लेना। माधुरी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने कितने कष्ट सहे हैं। तभी उन बुजुर्ग की नजर पास में रखे कंगन पर पड़ी। हाँ, ये कंगन भी तो उन्होंने दूसरे बेटे के होने पर ही खरीदा था। कितने खुश थे उस दिन वो। दादाजी, ये तो वाकई माँ के जादुई कंगन है। इनको हाथ लगाते ही हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस मिल गई। हमें आप मिल गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उस दिन सब लोग सेठ घनश्याम के साथ उनकी कोठी में चले गए थे। जादुई कंगन ने अपना काम कर दिया था। कुछ दिनों में ही अच्छे इलाज और अच्छे खान पान से माधुरी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे।
इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहां तुम्हें एक बोरा दिखेगा। उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे। मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था, वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है, वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था, मैंने ही तुम्हें दिया और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है, तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है, उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं। रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा। मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूँगा और अपना काम लगा
कुकर का क्या करेगा? ये तो चलता भी नहीं है, बहुत पुराना कुकर है। मुझे आप यही कुकर दे दो, मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। केशव पुराने कुकर को ले जाता है और उसको अच्छी तरह से साफ करके बैठ जाता है। कुकर तो मैं ले आया, पर इसमें बनाने के लिए सामान तो मेरे पास नहीं है। काश कुकर के साथ साथ दाल चावल और मिल जाते तो मैं उसे बनाकर खिचड़ी तो खा लेता। तभी कुकर में कुछ आवाज आती है। वह खोलकर देखता है तो उसमें खिचड़ी बनी हुई होती है जो ऊपर के तले तक आ रही होती है। खिचड़ी कहाँ से आई? शायद इस कुकर में पहले से ही थी, मैंने उसको खोलकर देखा भी नहीं था और मैं इसको खा लेता हूँ। कुछ भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, उनको भी वह खिचड़ी दे देता है। केशव उस कुकर को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे प्यास लगती है और वह सोचने लगता है, काश मेरे पास पानी होता। कुकर में से आवाज आती है तो वो उसे खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारा पानी होता है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? इसमें तो पहले खिचड़ी थी, खिचड़ी खत्म हुई तो पानी आ गया। ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोचता हूँ ये कुकर मुझे वही देता है। ये कोई जादुई कुकर लगता है। जब उसे विश्वास नहीं होता तो वह कुकर को आजमाने की कोशिश करता है। तभी बारिश आ जाती है। मुझे छाता दे दो। कुकर के ऊपर छाता आ जाता है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये कुकर जादुई है। इससे जो भी मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। क्यों ना मैं इससे व्यापार शुरू करूँ, एक अपना छोटा सा ढाबा खोल लेता हूँ, जिससे कम दाम पर मैं सभी को खाना दे दिया करूँगा, जिससे किसी को भी मेरी तरह भूखा पेट सोना नहीं पड़ेगा। केशव कुकर की सहायता से ढाबा खोलता है जिसमें बहुत ही कम दाम पर खाना मिलता है, जिससे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है और वह ढाबे से एक होटल खोलने की सोचने लगता है और सभी जगह उसके और उसके खाने की वाहवाही होने लगती है। यह बात उस आदमी को पता चलती है जिसने वह कुकर केशव को दिया था। केशव तो एक छोटा सा बेरोजगार करना कभी नहीं छोड़ता और उस कुकर को हमेशा अपने साथ रखता है।